very good morning to my dear students. In our previous video, we are discussing about human respiratory system and we have discussed about trachea. ट्रैकिया तक हमने बात करी. मैंने तुम्हें बताया कि जैसे ही ट्रैकिया लंग्स में एंटर करता है तो ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट, जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं. राइट ब्रोंकाई राइट लंग में एंटर करेगा, लेफ्ट ब्रोंकाई जो है लेफ्ट लंग के अंदर एंटर करेगा. लंग्स क्या है? स्पंजी टिश्यूज होते हैं जो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं. लंग्स क्या है? स्पंजी टिश्यूज हैं. लंग्स जो है स्पंजी टिश्यूज हैं. कहां प्रेजेंट हैं? दीज आर प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी. ये हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. दीज आर एनक्लोज्ड बाय ए लेयर. इनके बाहर एक लेयर होती है जिस लेयर को बोलते हैं प्लूरा. इनके बाहर क्या होती है? एक लेयर प्रेजेंट होती है. इस लेयर को हम बोलते हैं प्लूरा, जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है. जो लंग्स की मूवमेंट होती है तो मूवमेंट के टाइम उनको इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए, डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है. क्लियर? अब क्या है कि जैसे ही ट्रैकिया ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर करते हैं तो क्या होगा? दीज डिवाइड्स इनटू नेक्स्ट फाइनल एंड फाइनल ब्रांचेस. जैसे ये ब्रोंकाई है, ये एंटर किया लंग में, इट अगेन डिवाइड्स इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई. प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई. सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई. These tertiary bronchi divides into bronchioles, and bronchioles, these are finally open into alveoli, balloon-like structures known as alveoli. क्या हुआ कि जैसे ही ब्रोंकाई एंटर करता है उसके बाद उसके फर्दर डिवीजन होती है. प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई से फिर ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स फाइनली खुलते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं. एल्वियोलाई इज द मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कहां होता है? दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस takes place in alveoli. और जो हमारा ये हमारी राइट साइड, लेफ्ट साइड जो लंग होता है, लेफ्ट लंग पे यहाँ एक नोच होती है जिसको कार्डियक नोच बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो है हार्ट प्रेजेंट होता है. क्या होती है इसमें? कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है. कार्डियक नोच यानी कि यहाँ हार्ट प्रेजेंट होता है. इसमें इस तरह से नोच होती है एक. तो मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, लेयर जो है यहाँ से एंटर कर गई, यहाँ से फाइनली ब्रोंकाई से एल्वियोलाई के पास आई. दीज एल्वियोलाइज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज. ये जो एल्वियोलाई हैं, दीज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज. इन एल्वियोलाई पे बहुत सारी बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं ये एल्वियोलाई, and these are richly supplied with blood capillaries. बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं ये, जैसे इस तरह से ये एल्वियोलाई है और यहाँ पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं. These are blood capillaries which are present in the alveoli for exchange. These help in exchange of gases. कैसे हेल्प करती हैं? जैसे ही जब हम इनहेलेशन करते हैं तो इनहेलेशन में जब एयर मूव करती है तो जैसे ही वो एल्वियोलाई के पास पहुंचेगी तो एल्वियोलाई पे जो ब्लड कैपिलरीज हैं, दीज ट्रैप ऑक्सीजन. ये उस मिक्सचर ऑफ गैसेस से ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेगी और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर जाएगी. ऑक्सीजन अब कहाँ गई? ब्लड के अंदर. और ब्लड के अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, विच कंटेन हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है. ऑक्सीजन यहां से कहां गई? इस एल्वियोलाई पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं. ब्लड कैपिलरीज उस ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेंगी. वो ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी. ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन है. ये ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी और बनाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन. और क्या बनाएगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. क्लियर? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये ऑक्सीजन जो है हमारे हर एक सेल्स के पास ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी.
ये तो था ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर कम है और एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इसीलिए ऑक्सीजन डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ब्लड के अंदर कैपिलरीज के अंदर मूव करेगी। नेक्स्ट है अब CO2, जो ब्लड के थ्रू जो कैपिलरीज के पास CO2 जो है यहाँ जो आई, क्योंकि इस तरह से ये जैसे एल्वियोलाई है, ये ब्लड वेसल्स है, ये यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये ब्लड कैपिलरीज हैं, एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, मोर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज में आ गई, जहां से वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ट्रांसपोर्ट हो गई। अब ऑक्सीजन सेल्स के अंदर यूटिलाइज हुई, जहां सेल्स के अंदर ऑक्सीजन यूज हुई तो CO2 रिलीज हुई, वो CO2 ब्लड के अंदर एंटर करके यहाँ तक इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर CO2 ज्यादा है और एल्वियोलाई के अंदर CO2 कम है, तो CO2 हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाएगी, तो CO2 जो है वो ब्लड से निकलकर एल्वियोलाई के अंदर जाएगी, जहां से वो ब्रोंक्यूल्स से ब्रोंकाइस से होती हुई बाहर निकल जाएगी। अब जो ट्रांसपोर्टेशन है गैसेस का, ये तो था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अब गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस की। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, अगर पूछ लीजिए व्हाट इज आर एल्वियोलाई, व्हाट इज देयर फंक्शन, एल्वियोलाई आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब नेक्स्ट आता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इन गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। गैसेस कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट होती हैं, वही मेनली ऑक्सीजन एंड CO2। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड in the form of oxyhemoglobin। ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होगी। अब ये तो हो गया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। CO2 जो है इट ट्रांसपोर्टेड, CO2 ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। CO2 वाटर के साथ डिसॉल्व होकर बाइकार्बोनेट्स बनाएगी। मैक्सिमम जो CO2 ट्रांसपोर्ट होगी वो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में वाटर के साथ डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। कुछ CO2 ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व भी होती है, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, और कुछ CO2 जो है CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होती है। ऑक्सीजन तो किसकी फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की। कुछ ऑक्सीजन ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर भी जाती है, लेकिन 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ट्रांसपोर्ट होगी और 3% ब्लड प्लाज्मा में। लगभग 70% ऑक्सीजन CO2 जो है वो बाइकार्बोनेट्स यानी कि वाटर के साथ डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी, कुछ ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होके और कुछ परसेंट जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी। अब अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट ना हो तो उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होने में, हमारे लंग्स से हमारे टो तक ट्रांसपोर्ट होने में 3 साल लग जाएंगे। ये हीमोग्लोबिन की हेल्प से इतनी स्पीड से ट्रांसपोर्ट होती है। क्लियर हुआ, ये था ट्रांसपोर्टेशन। अब क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लड कैपिलरीज हमारे हार्ट, लंग्स से हार्ट के पास लेके जाएंगी, हार्ट उसको हर एक सेल के पास डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ऐसे ही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो CO2 कैरी करता है वो हमारे बॉडी पार्ट से हमारे हार्ट के पास आएगा, हार्ट जो है उसको लंग्स के पास भेजेगा, लंग्स में वो प्योरीफाई होगा। क्लियर हुआ। अगर हम एल्वियोलाई, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई आर प्रेजेंट इन ईच लंग्स, एक लंग के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं, और अगर हम एल्वियोलाइज को स्प्रेड करें तो वो लगभग 80 मीटर स्क्वायर के सरफेस कवर करती है। इतना सरफेस एरिया एल्वियोलाइज का होता है। उनका सरफेस एरिया इतना क्यों होता है, सो दैट मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, कि गैसेस एक्सचेंज मैक्सिमम हो सके, इसीलिए। अब एक चीज और रहती है कि एयर, अगर हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है, जिसको रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर बोलते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है, आफ्टर एक्सहेलेशन। आफ्टर एक्सहेलेशन यानी कि सांस छोड़ने के बाद भी
कुछ अमाउंट एयर की लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। आफ्टर एक्सहेलेशन सम अमाउंट ऑफ एयर इज प्रेजेंट इन लंग्स नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर बोलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इस रेजिडुअल? इट टेक्स और इट गिव्स sufficient time between absorption of oxygen and releasing of CO2। ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन और CO2 की रिलीजिंग में सफिशिएंट टाइम मिल सके, इसीलिए रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट व्हाई द रेजिडुअल वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन लंग्स। इट गिव्स सफिशिएंट टाइम बिटवीन एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ CO2। ऑक्सीजन के एब्जॉर्ब होने और CO2 के रिलीज होने में सफिशिएंट टाइम जो है प्रोवाइड कर देती है, इसीलिए जो रेजिडुअल वॉल्यूम जो है लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करना भी आता है पेपर में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था ना, ये इस तरह जो हमारे लंग्स प्रेजेंट थे यहाँ ये, तो इन लंग्स के नीचे डायाफ्राम भी प्रेजेंट होता है, वो मैं बताना भूल गई। लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है डायाफ्राम और इन लंग्स के ऊपर जो है यहाँ प्रेजेंट होती हैं रिब्स, जिन पे रिब्स के ऊपर मसल्स प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ये तुम पहले भी पढ़ चुके हो। दो पार्ट्स हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन यानी कि इनटेक ऑफ एयर। सबसे पहले इनहेलेशन की बात करेंगे। इनहेलेशन में क्या होगा? व्हेन वी इनहेल our diaphragm contracts and it moves downward। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। डायफ्राम जो है contracts and moves downward। रिब्स जो है, रिब्स contracts और moves upward and outward। जो डायफ्राम है वो तो नीचे की तरफ मूव कर गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। रिब्स जो है वो ऊपर और बाहर की तरफ, देखो तो मूवमेंट हुई ना बाहर की तरफ, तो रिब्स जो है वो ऊपर और बाहर की तरफ जाएंगी। अब ये नीचे रिब्स ऊपर और बाहर चली गई तो जो स्पेस है थोरेसिक कैविटी में वो इंक्रीज हो गया। स्पेस इन थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस। स्पेस इंक्रीज हुआ तो पल्मोनरी प्रेशर जो है, और वी कैन सी प्रेशर इन लंग्स डिक्रीजेस। और इन थोरेसिक कैविटी में प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा। अब अंदर प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो गैसेस मूव करती हैं हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऑक्सीजन जो है या गैसेस जो है वो हमारी बॉडी में हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, यानी कि एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर आएंगी। क्योंकि लंग्स के अंदर जब स्पेस बढ़ेगा तो पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो हाई प्रेशर से ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी लो प्रेशर पे। ये तो है इनहेलेशन में। अब हम बात करें एक्सहेलेशन की, तो एक्सहेलेशन में क्या होता है? जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। डायफ्राम जो है मूव्स अपवर्ड, रिब्स जो है मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। डायफ्राम अपवर्ड मूव करेगा, रिब्स जो है इनवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेंगी। स्पेस कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो CO2 रिच एयर डिफ्यूजेस आउट ऑफ द लंग्स। तो CO2 रिच एयर लंग से बाहर डिफ्यूज हो गई। इस तरह की मूवमेंट होगी तो स्पेस कम होगा, स्पेस लेस होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। अंदर लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा है
बाहर कम है तो CO2 रिच एयर जो है वो डिफ्यूज हो जाएगी आउटसाइड। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग का मैकेनिज्म था। और रिब्स के ऊपर इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं जो इनकी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ओके, यहाँ हमारा ये टॉपिक जो है रेस्पिरेशन का कंप्लीट हो गया। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।